हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने करंट अफेयर्स को 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा आंसर क्यों आया है। फर्स्ट सेक्शन अपन देखते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का सेक्शन देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन्फोसिस रिपोर्टेड इट्स क्वार्टर The first question is, Infosys reported its quarter 4 financial year 26 results. What was the approximate net profit growth year on year? So इसका आंसर है 21%। 21% इनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ था। न्यूज़ कंटेक्स्ट क्या है कि इन्फोसिस ने 21% का जंप बताया है अपने फोर्थ क्वार्टर के नेट प्रॉफिट में, जहां वो 8,000 समथिंग करोड़ उन्होंने प्रॉफिट किया है। लास्ट 7,000 लास्ट क्वार्टर ईयर में, इसी क्वार्टर में 7,033 करोड़ उनका प्रॉफिट था। इन क्वार्टर 4 उनका इतना रिपोर्टेड रेवेन्यू है 46,402 एंड 13.4% का ग्रोथ देखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इन्फोसिस ने रेवेन्यू ग्रोथ बताया कि वो 1.5 टू 3.5% कांस्टेंट करेंसी में क्या बोलते हैं रेवेन्यू ग्रोथ करना चाहते हैं। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन उनका 20 to 22% होना चाहिए, होगा, मतलब ऐसा उन्होंने बताया है। The company said it hired over 20,000 freshers during financial year 26 and has to plans to hire another 20,000 in the current fiscal। इस साल ये लोग 20,000 freshers और हायर करेंगे। देन स्टैटिक नॉलेज क्या है इस न्यूज का? इन्फोसिस के बारे में 1981 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड। एनआर नारायण मूर्ति ने इसको एस्टैब्लिश किया था अमंग विद 6 अदर्स पीपल। एंड हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया में आफ्टर टीसीएस एंड लिस्टेड इन बीएससी, एनएससी, एनवाईएससी, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज वाले मार्केट वाले हैं ना, उनमें लिस्टेड है ये। एंड करंट सीईओ एंड एमडी साहिल पारेख। नाउ की फाइनेंशियल टर्म्स अपने एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ वो होता है जब रेवेन्यू ग्रोथ जो होती है वो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन इम्पैक्ट को हटाकर जब रेवेन्यू ग्रोथ बताई जाती है, उसको कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, मतलब कांस्टेंट समझ रहे हो ना, कांस्टेंट करेंसी में अपनी ग्रोथ, मतलब फॉरेक्स फ्लक्चुएशन नहीं है उसमें, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन नहीं है उसमें। ये बिजनेस परफॉर्मेंस, ट्रू बिजनेस परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए ये ग्रोथ टर्म यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन वो होता है जब आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट से अपना जितना ऑपरेशनल कॉस्ट था उसको हटाते हैं, तो जितना भी बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिट हुआ रहता है रेवेन्यू में, जितना भी परसेंट, उसको ऑपरेटिंग मार्जिन कहते हैं। ये एफिशिएंसी इंडिकेटर होता है। लार्ज डील विंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो $50 million से ज्यादा वर्थ की होती है उसको लार्ज डील विंस बोलते हैं। और इंडिकेटर होता है ये कि जो फ्यूचर रेवेन्यू पाइपलाइन का इंडिकेटर होता है। फ्रेश हायरिंग, कैंपस एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट होता है, ये तो आपको पता ही है। ये बिजनेस कॉन्फिडेंस और एक्सपेंशन को बताता है। ठीक है, आईटी सेक्टर एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। आईटी सेक्टर जो है 7.5% इंडियन जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, मतलब अपने फॉरेक्स को लेके चल रहा है अभी यही। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को हमारे यही लेके अभी अपने कंधों पे उठा के चल रहा है। इंडिया आईटी एक्सपोर्ट्स 254 बिलियन के हैं और मेजर आईटी हब जो है बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई है, एनसीआर है। ठीक है, एंड नास्कॉम इज द एपेक्स बॉडी ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। ये दिस आर दी सम बेसिक फैक्ट्स, you should always remember these facts. Okay, now why this news matters for NABARD and RBI? Now IT is a major source of forex exchange earnings for India। मैंने बोला फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को अपने कंधों पे उठा के चल रहा है हमारा आईटी सेक्टर। तो रूपी स्टेबिलिटी का जो इम्पैक्ट होता है रूपी स्टेबिलिटी पे, वो आईटी कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना डॉलर इनफ्लो आ रहा है हमारा, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में, कितना डॉलर इनफ्लो आ रहा है जिससे हमारी रुपी को स्टेबलाइज हो सके। आईटी हायरिंग डेटा इज लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, मतलब आईटी में कितना हायरिंग हो रहा है वो हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है एक। और आरबीआई मॉनिटर्स आईटी सेक्टर फॉर सिस्टमैटिक रिस्क असेसमेंट। ठीक है, now second question is, the Indian rupee fell past which level against US dollar on April 24th, marking its 4 consecutive session of decline। जैसा कि आप लोग करंट अफेयर्स में भी पढ़ ही रहे हो कि जो रुपी है वो डिप्रिशिएट होते जा रहा है, ये इसका 4th कंसेक्यूटिव डिप्रिशिएशन है इस क्वार्टर में हमारे। ठीक है, तो इट्स लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक है ये, मतलब बहुत हर दिन रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। लास्ट
कल शायद 34 पैसे का डिप्रिसिएशन हुआ था, आज भी कुछ हुआ है, तो इट्स आंसर इज 94. नाउ इट हैज टच्ड 94.01. rupee has touched 94.01. Okay, now news context क्या है इसका? The Indian rupee on Thursday weekend passed the 94 level against the US dollar. अभी क्यों हो रहा है? जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब $1,000 सॉरी $100 पर बैरल का हमें क्या बोलते हैं वो हो रहा है, और जितना क्या बोलते हैं $10 अगर बढ़ता है बैरल का प्राइस, तो हमारे जो अकाउंट जो हमारा डेफिसिट होता है इंपोर्ट बिल का, उसमें $15 पर ईयर का राइज होता है, $15 मिलियन पर ईयर का राइज होता है, ठीक है। ना वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रुपी प्रेशर पे आ रहा है एंड फेल 23 पैसा टू 94.01 अगेंस्ट द डॉलर, जब कल क्या बोलते हैं फ्रॉम इट्स प्रीवियस क्लोज 93.74, ठीक है, कल 93.74 पे था। नाउ इन द स्पॉट मार्केट, ये फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन है उसके लॉन्गेस्ट स्ट्रीक का। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंडियन फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट कि इसके की कॉन्सेप्ट क्या है। स्पॉट मार्केट क्या होता है? जहां पे इमीडिएट डिलीवरी होती है, करेंसी आप ऑन स्पॉट एक्सचेंज कर सकते हो, उसको स्पॉट मार्केट कहते हैं। फॉरवर्ड मार्केट वो होता है जहां पे आप करेंसी एक प्री डिटरमाइंड रेट पे आगे फ्यूचर में कभी आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हो जाता है कि आगे इस रेट जब आ जाएगा ये रेट, तब हम अपनी करेंसी एक्सचेंज करेंगे आपके साथ। सीसीआईएल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है? क्लियर्स एंड सेटल्स फॉरेक्स ट्रांजैक्शन इन इंडिया, जो अपने फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस को क्लियर और सेटल करते हैं उनको सीसीआईएल कहते हैं। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 था, इट रिप्लेस्ड फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, मतलब फेरा को रिप्लेस करके फेमा बना था 1999 में, और ये 1973 में फेरा था। ये रेगुलेट करता है फॉरेन ट्रांजैक्शंस को इंडिया के। दिस एक्ट इज रेगुलेटरी एक्ट ऑफ फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वो होता है कि आप अपने डोमेस्टिक फाइनेंशियल एसेट्स को फॉरेन एसेट्स में फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं। नाउ फैक्टर, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं हमारे रुपी को? रुपी गिरता कब है? जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है, जो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो आउटफ्लो हो जाता है। जैसे अभी इंडिया में बहुत सारे एफपीआई आउटफ्लो हुए हैं, मतलब हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्केट छोड़ा है इंडिया का, ठीक है, तो उसकी वजह से भी रुपी गिरता है। जब कैड बढ़ता है, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट जब हमारा बढ़ जाता है तब होता है। डॉलर अगर स्ट्रेंथन होता है तब हमारा रुपी गिरता है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो ऑफ कोर्स रुपी गिरता ही गिरता है। और इन्फ्लेशन डिफरेंशियल का मतलब होता है कि यूएस में इन्फ्लेशन कुछ और है, इंडिया में इन्फ्लेशन कुछ और है, इसकी वजह से भी रुपी का जो प्राइस होता है वो गिर जाता है। अब रुपीस उठता कब है, अप्रिशिएट कब होता है रुपीस? जब आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ता है। मैंने बताया फॉरेक्स एक्सचेंज इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन आईटी सेक्टर ऑफ अर्स, तो जब हमारे आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उस रुपी अप्रिशिएट होता है। एफपीआई इनफ्लो जब बढ़ता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में आके डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा रुपी बढ़ता है। आरबीआई जब इंटरवेंशन करता है और डॉलर्स को सेल करता है तब हमारा रुपी बढ़ता है। रेमिटेंसेस इंक्रीज होते हैं, मतलब बाहर के कंट्रीज में जो लोग इंडियंस रह रहे हैं वो घर इंडिया में जब अपना पैसा भेजते हैं तो तब रुपी का इंक्रीज होता है। जब करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो होता है, ये नैरो हो जाएगा, तब रुपी का अप्रिशिएशन होगा, और फॉरेक्स रिजर्व हमारे बढ़ेंगे तो हमारे रुपी का अप्रिशिएशन होगा। ना आरबीआई का रोल क्या है फॉरेक्स मार्केट में? वो जब वोलेटाइल मार्केट हो जाता है, ठीक है, तो आरबीआई इंटरवीन करती है फॉरेक्स मार्केट में कि जो वॉलेटाइलिटी है उसको हटा सके ना। इस कैसे करती है? या तो वो बाय करेगी या फिर सेल करेगी डॉलर्स को स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट में, या फिर अग्रीमेंट्स को स्वैप करेगी दूसरी कंट्रीज के साथ, उससे हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ाने की कोशिश करती है आरबीआई। एंड इंडियन फॉरेक्स रिजर्व एज ऑफ अर्ली कितना है? 650 बिलियन रेंज का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है अभी। और फेडर्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स एंड रिजर्व्स, आरबीआई का फ्रेमवर्क है, ठीक है। सीसीआईएल प्लेटफॉर्म मेंशन है आर्टिकल में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, 2001 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। आरबीआई और मेजर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन इसको ओन करते हैं एंड इट प्रोवाइड्स गारंटीड सेटलमेंट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेक्स एंड मनी मार्केट, ठीक है। नाउ व्हाई क्रूड ऑयल मैटर्स? हम इतना क्रूड ऑयल क्यों कर रहे हैं? इतने दिनों से न्यूज में सिर्फ क्रूड ऑयल ही हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? नाउ 85% ऑफ इंपोर्ट जो क्रूड ऑयल का है हमारा बाहर से होता है, ठीक है।
10, मैंने बताया $10 अगर एक बैरल में राइज होता है, इंक्रीज होता है, तो हमारे इंपोर्ट बिल में $15 बिलियन का पर ईयर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है ना, वो बहुत खराब हो जाता है, ठीक है, तो रुपीज जो होता है वो गिर जाता है. तो इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड नाउ वी कांट इंपोर्ट oil from Gulf region. We are importing oil from USA, and this has taken a very wrong and very uh, you know very heavy take on our foreign exchange, because our import bill is rising a lot. Then third question hai, India's net FDI inflows in February 2026 jumped to approximately what level, the highest nearly in 4 years. पूछ रहा है कि आपका FDI इनफ्लो कितना बढ़ा, 4 ईयर में कितना बढ़ गया है, जो हाईएस्ट था 4 ईयर में, ठीक है, इट इज 4.6 बिलियन, ठीक है. न्यूज कंटेक्स्ट ये है हमारा कि जंप इन नेट एफडीआई इन फरवरी वाज ऑन द बैक ऑफ हाई ग्रोथ इनफ्लोज ऑफ 8.98 बिलियन एज वेल एज शार्प डिक्लाइन इन repatriations to 1.74 billion. The last time forex investor took back less money than in February was in September 2020. Now when it stood at 817 billion. India saw net FDI inflow of 4.62 billion. Gross FDI for April 2025 and February 2026 was 80 billion. अप टू 18% ईयर ऑन ईयर. इसका स्टैटिक नॉलेज क्या पढ़ना है अपन को स्टैटिक पे ध्यान देना है, ठीक है. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं इंडिया में. एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है, बिजनेस में इक्विटी स्टेक लेके इसको दिया जाता है, और ये ऑटोमेटिक होता है या फिर गवर्नमेंट होता है, ठीक है. ऑटोमेटिक में गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती इन्वेस्टमेंट में, और गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. जैसे डिफेंस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वहां गवर्नमेंट की परमिशन लगती है. एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म होता है, स्टॉक और बॉन्ड्स के थ्रू किया जाता है, और सेबी रजिस्टर्ड होता है. ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, सबसेट होता है, ये एफपीआई का सबसेट है. ओल्डर टर्म्स होते हैं इसमें, और सेबी रजिस्टर्ड है. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जब हम फॉरेन सोर्सेज से डेप्ट लेते हैं तो वो उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ईसीबी, और ये आरबीआई रेगुलेटेड होता है. फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है जब अब्रॉड की कोई कंपनी आगे हमारे वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट कर रही है, उसको हम FVCI बोलते हैं. ये भी सेबी रेगुलेटेड होता है. नाउ एफडीआई पॉलिसी इन इंडिया के की पॉइंट्स क्या क्या है. DPIIT, Department of Promotion of Industry and Internal Trade under Commerce of Ministry, regulates FDI policy. DPIIT regulate करता है FDI policy को. Automatic route, वही no government approval is needed, जो majority of sectors IT sectors में use होता है ये. और गवर्नमेंट रूट वो होता है जहां प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. जैसे डिफेंस, मीडिया, इंश्योरेंस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है भारत कंपनी को, तो वहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा. प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनीज, रियल एस्टेट, टबैको. यहाँ पे बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकती. ना एफडीआई का कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए. और टॉप एफडीआई सोर्सेस, जो कंट्री जिस कंट्री से हमारा एफडीआई सोर्स है वो ये सारे हैं, ठीक है. एंड टॉप एफडीआई रेसिपिएंट सेक्टर हमारे कंट्री में सबसे पहला सर्विस सेक्टर है. Now, NABARD relevance ये है कि FDI in agriculture, food processing and rural infrastructure directly impacts NABARD lending mandate. मतलब अगर हमें एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो इट विल directly impact the NABARD lending mandate. Now, next question is India's rice exports declined by what percentage in 2025-2026, partly due to the West Asia conflict disrupting shipments to Iran. इंडिया टॉप बासमती एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन. हमारा राइस का एक्सपोर्ट कितना गिरा है ये बताना है. हमारा राइस का एक्सपोर्ट 7.5% गिर गया है, ठीक है. न्यूज कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया राइस एक्सपोर्ट इज डिप्ड 7.5% टू 11.53 बिलियन. मतलब हम राइस के सेकेंड लार्जेस्ट वो हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एंड फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है. एंड नाउ आवर राइस एक्सपोर्ट इज डिक्लाइनिंग बिकॉज मेजरली हमारा राइस ईरान जाता है, ठीक है. अब ईरान नहीं जा पा रहा है,
तो हमारा जो राइस का एक्सपोर्ट है वो गिर रहा है, ठीक है। यू गॉट दैट न्यूज, क्योंकि शिपमेंट वेस्ट एशिया नेशंस नहीं जा पा रहे हैं, तो वॉर हो रही है क्योंकि, एंड इसकी वजह से ईरान इज द इंडिया टॉप बासमती एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, बट द शिपमेंट्स, ऑर्डर फ्लोज, पेमेंट साइकिल, शिप शेड्यूल्स स्ट्रेस पे है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। नाउ सेकंड लार्जेस्ट है हम, वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपोर्टर है हम। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ये हैं। टाइप ऑफ बासमती वी एक्सपोर्ट इज बासमती एंड नॉन बासमती, एंड एपेडा का रोल होता है इसमें। एपेडा प्रमोट्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग राइस। एंड नाउ बासमती एंड नॉन बासमती में डिफरेंस क्या है? बासमती के पास जीआई टैग है फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन, नॉन बासमती के पास नो जीआई टैग है। प्रीमियम रहता है, ये हाई प्राइस होता है, तो इसका हायर पर यूनिट एक्सपोर्ट वैल्यू रहता है। ये लोअर प्राइस में है तो वॉल्यूम बेस्ड जाता है, जितना वॉल्यूम आप बढ़ाओगे उतना प्राइस एक्सपोर्ट का इसका बढ़ेगा। की मार्केट है मिडिल ईस्ट, और इसका मिडिल ईस्ट है, और इसका अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। जीआई टैग फॉर बासमती, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ग्रोन इन स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, एचपी, जेके, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में जीआई टैग दिया गया है, और अपेडा इज द नोडल एजेंसी, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मस का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड यहीं से होता है, और 30% ऑफ ग्लोबल एलएनजी ट्रेड यहाँ से होता है। तो ईरान थ्रेट टू क्लोज दिस ट्रेड, मासिव ग्लोबल चेन सप्लाई का डिप्रेशन हो गया है, डिस्ट्रप्शन हो गया है। और इंडिया वल्नरेबल, हम वल्नरेबल क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हमारा 65% ऑफ ऑयल इंपोर्ट जो आता है वो गल्फ रीजन से आता है, और हॉर्मोज से ही पास होके आता है। तो हमारे लिए ये बहुत ही वो बात है कि हम अब हमारा ऑयल नहीं आ पा रहा है, तो हमको यूएस से ऑयल लेना पड़ रहा है, ठीक है, ज्यादा बिल में। नाउ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बॉडीज, अपेडा है, ईआईसी है, एमपीईडी एमपेडा है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू आरबीआई स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक आर्टिकल, द प्रोलॉन्ग वेस्ट एशिया conflict could widen India's current account deficit to approximately what percentage of the GDP? 1.2%, 1.8%, 2.1%, 2.5%, and 3.3%. So the answer is 2.1%. अपना जो कैड अकाउंट है 2.1% का अपना ये एस्टिमेशन है कि it will be 2.1% of our GDP, our CAD would be, and it was not this much last year it was not this much। तो अपना जो वो है वो वाइडन हो रहा है कैड, एंड जैसे हमने पढ़ा जब हमारा कैड वाइडन होता है तो रुपी का जो वैल्यू होता है वो गिरता है, ठीक है। तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी ये हो रहा है, एविएशन सेक्टर की वल्नरेबिलिटी हो रही है, इम्पैक्टिंग रूट्स, कॉस्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। The fiscal burden of the West Asia conflict on the center could be around 0.5% of the GDP. We expect India's current account deficit to widen to 2.1% in 2026-27 from a pre-conflict projection of 1%. Pre-conflict मतलब जब यूएस ईरान वॉर नहीं हो रही थी तो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि 1% का हमारा वो होगा, कैड वाइडन होगा। अभी 2.1% आ गए हैं हम, ठीक है। स्टैटिक नॉलेज क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ अवर नाबार्ड एग्जाम एंड एनी एग्जाम, एक्चुअली इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर्स। तो कंप्लीट फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में 3 अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में हम गुड्स में ट्रेड करते हैं, सर्विसेज में ट्रेड करते हैं, हमारी प्राइमरी इनकम होती है जो डिविडेंड इंटरेस्ट आता है गवर्नमेंट को, और सेकेंडरी इनकम होती है जो रेमिटेंसेस आते हैं हमारे कंट्री के अंदर। कैपिटल अकाउंट स्मॉल इंडिया में जो कैपिटल ट्रांसफर्स और नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स के थ्रू होता है। फाइनेंशियल अकाउंट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अदर इन्वेस्टमेंट आते हैं, ठीक है। ईसीबी जो ट्रेड क्रेडिट ऊपर हमने पढ़ा है ये सब, और फॉरेक्स रिजर्व चेंजेस होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के अकाउंट पढ़ लिए, इसको और डिटेल में आपको अपने स्टैटिक में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया है। कैट थ्रेशोल्ड फॉर इंडिया क्या है? कंफर्टेबल लेवल हमारा बिलो 2% है, मैनेजेबल लेवल 2 to 3% है, और 3% से अगर ज्यादा होता है तो वी आर एट अ रिस्क फॉर करेंसी। नाउ इंडिया कैट 1.2% था 24 में, और 2% था हमारा कब 23 में। नाउ इंडिया करंट अकाउंट कंपोनेंट क्या है? मर्चेंडाइज ट्रेड जो है हमारा वो डेफिसिट में चल रहा है, जहां इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है।
सर्विस ट्रेड सरप्लस में है क्योंकि आईटी का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है इंडिया में। रेमिटेंसेस सरप्लस में क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपेंट है रेमिटेंसेस के। इंडिया के लोग हर जगह है, वहां से हर जगह से इंडिया में पैसे आते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम डेफिसिट में है क्योंकि इंटरेस्ट डिविडेंड पेमेंट्स अब्रॉड से नहीं आ रहे हैं। देन वाई कैन मैटर्स टू नाबार्ड, वाइडर कैट होगा, रुपी गिरेगा, वी हैव डिस्कस्ड दिस अलॉट। नाउ हायर इम्पोर्ट, इसकी वजह से जो फर्टिलाइजर, तुमको भी पता है कि हम फर्टिलाइजर पूरा मंगा के हमारा मंगा के चलता है, यूरिया डीएपी ये सब गल्फ रीजन से ही आता है, गल्फ रीजन और रशिया से वी इंपोर्ट दिस, ठीक है। तो उसकी वजह से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा फर्टिलाइजर का, तो हमारा एग्रीकल्चर इनपुट जो है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो फार्मर का प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत दिक्कत जाएगा, मतलब प्रॉफिट नहीं कर पाएगा फार्मर। जब इनपुट कॉस्ट ही ज्यादा हो जा रहा है तो प्रॉफिट कैसे करेगा फार्मर, ठीक है। एंड इसकी वजह से इन्फ्लेशन में इंपैक्ट होगा, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और क्रेडिट कॉस्ट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज HSBC डाउनग्रेडेड इंडियाज इक्विटीज टू विच रेटिंग साइटिंग सर्जिंग प्राइजेस थ्रेटनिंग अर्निंग रिकवरीज, ठीक है। नाउ इसका आंसर है अंडरवेट, दे हैव डाउनग्रेडेड इंडियन इक्विटीज टू अंडरवेट। एक मिनट, नाउ HSBC डाउनग्रेडेड टू अंडरवेट, पहले न्यूट्रल था, अब अंडरवेट हो चुका है, ठीक है। क्यों हुआ है, वही वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, हर जगह आजकल यही है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है। अर्निंग थ्रेटन दी ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज अर्निंग रिकवरी, नाउ सर्जिंग एनर्जी प्राइसेस हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारी ड्यूरेबिलिटी है जो कंट्री की अर्निंग रिकवरी की, वो थोड़ी थ्रेटनेंड है, मतलब थोड़ा लोगों को लग रहा है कि क्या हो सकता है ऐसा टाइप का। इंडिया नाउ लुक्स लेस अट्रैक्टिव देन नॉर्थ ईस्ट एशियन पियर्स, ठीक है। This is the rating scale, go through this. Now these are the Bombay Indian stock market indices, Sensex index होता है, निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 500 होता है, BSE स्मॉल कैप होता है, बैंक एक्स होता है, निफ्टी बैंक होता है। These are the stock market indexes. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क क्या होता है, सेबी रेगुलेट करता है इसको। इसमें हम इक्विटी डेप्ट हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स REITs और इन्वेस्टमेंट आईटीज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लिमिट क्या है, एफपीआई का 6% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक, और कॉर्पोरेट का है 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक, और जो कस्टोडियन बैंक होते हैं वो एफपीआई के एसेट्स लेके रखते हैं। मार्केट कैप कैप क्या होता है, एक लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, एक स्मॉल कैप होता है, सेबी डेफिनेशन है ये। टॉप 100 कंपनीज का लार्ज कैप होता है, 101 से 250 का मिड कैप होता है, और स्मॉल कैप 251 के बाद वाली जितनी कंपनीज होता है उनका स्मॉल कैप होता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ICR's National Innovations in Climate Resilient Agriculture Program covers how many villages under CV hotspots and map risk in how many districts? 448 villages and 651 districts. Answer is C. अब इसका context क्या है? Among key adaptation, the ICR in NICRA pilot 448 across 151 climate vulnerable hotspot and map risk in 651 districts. Now static knowledge है, ICR पता है 1929 में establish होता, autonomous body है under DARE, Ministry of Agriculture, headquarter है न्यू दिल्ली में। 103 इंस्टीट्यूट हैं आईसीआर के अंदर। नाउ की आईसीआर इंस्टीट्यूट कौन कौन से, एनडीआरआई है कार्नल में, IARI है न्यू दिल्ली में जहाँ पे क्रॉप रिसर्च होता है, डेयरी रिसर्च होता है, CAFE है फिशरी एजुकेशन है मुंबई में, NBPGR है न्यू दिल्ली में प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, CSSRI है करनाल में सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स के लिए ये है, और क्रीडा है हैदराबाद में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनको तुमको पढ़ना है, तो एक बार वो भी गो थ्रू कर लेना स्टैटिक में अपने कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। नाउ निक्रा का प्रोग्राम डिटेल क्या है, 2011 में लॉन्च किया गया था, डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज फॉर, मतलब इसका काम है क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। फोकस है फूड वाटर एंड एनर्जी सिक्योरिटी अंडर चेंजिंग क्लाइमेट। नाउ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, उसके 3 पिलर्स है, प्रोडक्टिविटी, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन।
मतलब सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हमें प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करना है, रेजिलियंस भी लाना है कि हमारे प्लांट जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंट हो, धूप आ रही है तो धूप से बच सके, बारिश हो रही है तो बारिश में भी उग सके, तो वो रेजिलियंट होना है। और मिटिगेशन करना है कि रिड्यूसिंग एंड रिमूविंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मतलब प्लांटिंग करनी है पर जीएचजी जो है उसके एमिशन जो होने चाहिए वो कम होने चाहिए एग्रीकल्चर के थ्रू। नाबार्ड का क्या रोल है? नाबार्ड का फंड होता है क्लाइमेट चेंज का, वो क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है, इंडिया नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है ये, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। वाटरशेड डेवलपमेंट फंड होता है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, और नाबार्ड ऑल्सो सपोर्ट सोलर पंप्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज, ठीक है। Now key agriculture schemes hai, go through this once, we'll study the schemes in different in individual videos of them. Tamil Nadu's climate resilient villages program was recognized as a good practice model in which government document and is implemented under which mission with WRI's Indian support, ठीक है। इसका आंसर है इंडिया इकोनॉमिक सर्वे में ये आया है तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन। नाउ न्यूज कंटेक्स्ट ये है कि तमिलनाडु का क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज सीआरवी प्रोग्राम जो है इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। इट इज सेड दैट इकोनॉमिक सर्वे में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। इसमें क्लाइमेट चेंज मिशन में क्या है कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट से उन्होंने सपोर्ट लिया है, and CRV takes a holistic approach across 11 vulnerable districts in consultation with local communities and administration. Now the static knowledge is Indian Economic Service क्या है, present annually before the union budget, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको प्रिपेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। फिर उसके बाद इट कवर्स दिस। WRI क्या होता है? ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। क्लाइमेट, एनर्जी, फूड, फॉरेस्ट, वाटर, सिटीज एंड ट्रांसपोर्ट पे वर्क करता है ये। एंड की प्रोग्राम्स इज CRP एनर्जी सस्टेनेबल सिटीज, ठीक है। तमिलनाडु का जो ये क्लाइमेट चेंज मिशन है वो नोडल एजेंसी फॉर क्लाइमेट एक्शन इन तमिलनाडु है, एंड implements national action plan on climate change at state level. 8 missions are under this national action plan of climate change. This is a very important. कल भी अपन ने करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा है, तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लो, ये याद होना चाहिए आपको, 8 नेशनल मिशन याद होने चाहिए, ठीक है। देन CRV प्रोग्राम फ्यूचर्स 11 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, फ्लड, ड्रॉट मिटिगेशन होता है, वेस्ट मैनेजमेंट का इंटरवेंशन कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे फोकस कर रहे हैं, अल्टरनेट लाइवलीहुड्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अप्रोच कैसी है? कम्युनिटी लेड है, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है कि लोग आके पार्टिसिपेट करें इस प्लान में, ठीक है। अलायंस विद लोकली लेड अडेप्टेशन प्रिंसिपल एम्फेसाइज्ड एट COP30। नाउ लोकली लेड अडेप्टेशन क्या है ये आप एक बार गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिंग द लैंड एक्विजिशन compensation multiplication factor in rural areas from 1 to 2, enabling farmers to receive 4x market price. The provision was originally included in which legislation? कौन से legislation पे आया था ये provision? So the answer is right to fair compensation and transparency in land acquisition. ये मनमोहन सिंह के टाइम पे ये आया था, ठीक है। मनमोहन सिंह के टाइम पे दिस वाज लॉन्च्ड। सो कांग्रेस ने ये बीजेपी गवर्नमेंट को बोला है कि मध्य प्रदेश में वो फॉल्स क्रेडिट क्लेम कर रही हैं, ठीक है। एंड यूपीए गवर्नमेंट में ये क्या बोलते हैं, लैंड एक्विजिशन लॉ आया था। द मध्य प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू इंक्रीज इन द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एप्लीकेबल टू लैंड एक्विजिशन इन रूरल एरियाज फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। LARR एक्ट 2013 क्या है? फुल नेम ये है इसका, रिप्लेस्ड लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894। फीचर क्या है? कंपोजिशन 1% मार्केट वैल्यू है अर्बन एरिया में, 1 to 2% है रूरल एरिया में, ये स्टेट डिसाइड करता है। इसी को स्टेट ने 2x डिसाइड किया है, ठीक है। नहीं, टोटल कंपनसेशन 2x मार्केट वैल्यू है अर्बन एरियाज में, 2x to 4x मार्केट वैल्यू है रूरल एरिया में, तो इसको डिसाइड किया 2x, तो अब फार्मर्स को मिलेगा 4x, ठीक है। सोलेटियम 100% मार्केट वैल्यू है, दोनों में 100% मार्केट वैल्यू है, एंड RRR बेनिफिट्स मैंडेटरी है। कंपनसेशन फॉर्मूला गो थ्रू दिस, एंड कंसेंट रिक्वायरमेंट अंडर जो है
वो LAR 2023 के प्राइवेट कंपनीज का 80% कंसेंट होना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज अगर खरीद रही है तो अफेक्टेड फैमिली का 80% कंसेंट होना चाहिए। PPP प्रोजेक्ट है 70% कंसेंट होना चाहिए अफेक्टेड फैमिली का, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है नो कंसेंट इज रिक्वायर्ड बट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इज मैंडेटरी। अब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, ये सिया गो थ्रू दिस की डेफिनेशंस भी क्या है। Why NABARD? Now this is important. Why NABARD should know this? Land acquisition issues affect rural credit. Bank hesitate to lend the money against disputed land. Now land records digitization is critical for clean land titles. PM स्वामित्व स्कीमिंग जो कि मैपिंग कर रहे हैं अभी हम प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, ठीक है, एंड प्रायर लैंड डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर किसान क्रेडिट कार्ड. Now 10th question is which state government issued SOP for census 2027 enumerates to skip hostile houses after workers were physically assaulted during the house listing phase in April 2026. Now the answer is Odisha. Now this is very much is news. If you have seen उड़ीसा में दो जगह है, रायगढ़ है और एक और जगह है जिनके बॉर्डर के पास ये लोग रहते हैं, ठीक है, एंड देयर हैज बीन अ वेरी police has barged into their house and they have told मतलब उनको मारा गया है and कुछ कुछ किया गया है रात में. So this has been in news. उड़ीसा में हुआ है. After incidents of attack, the state government on Thursday issued standard operating procedure asking them to skip specific houses if they face hostility. While the first phase census 2027, the house listing and housing census is currently under way from April 16 to 2026. तो ये क्या हो रहा है कि इसका स्टैटिक नॉलेज पढ़ना है अपन को. सेंसस हो रहा है अभी इंडिया में, जनगणना होने वाली है इंडिया में. कौन करवाता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 246 है, ठीक है, एंड लीगल एक्ट सेंसस एक्ट 1948 है. फ्रीक्वेंसी एवरी 10 years. टू लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था. कोविड की वजह से हम डिले हो गए तो अब 2027 में हो रहा है हमारा सेंसस. फर्स्ट सेंसस 1872 में हुआ था एंड 1881 में फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड कंसेशन हुआ था. नाउ फेज 2 में होने वाला है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस होगा. पहले लिस्ट ऑल हाउस होल्ड एंड देन उस फेज 2 में हमारा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा कि कितना पॉपुलेशन है हमारा. नाउ व्हाई दिस सेंसस मैटर्स? क्योंकि लेंडिंग टारगेट्स होते हैं वो पॉपुलेशन डेटा के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है. फाइनेंशियल इंक्लूजन मैट्रिक्स जरूरी है. परसेंट ऑफ अनबैंक्ड पॉपुलेशन कितनी है वो पता चलेगा हमको. देन सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस होने के बाद हमको बीपीएल बेनिफिशियरीज पता चलेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके बारे में पता चलेगा हमको. डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स पता चलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में आप क्रेडिट प्लान्स कैसे बनने चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन डेटा आ जाएगा. एंड PMJDY अकाउंट टारगेट जो है अनबैंक्ड जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनको उनका पता चलेगा. तो वी विल बैंक देम, मतलब वी विल नो दैट अब हमें किसको बैंक खुलवाने हैं किसके, ठीक है. Now go this is 2011's data. Now next section is social issues and governance, ठीक है. 11th question is the Telangana SEEPC survey 2024 introduced a composite backwardness index CBI. What score did scheduled caste communities receive on 100-point scale versus general caste communities? Now the answer is 9631 C. SC का 96, GC का 31. द तेलंगाना सोशल इकोनॉमिक, वैसे ये न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट जनरल कास्ट कम्युनिटी का स्कोर 31 था, ठीक है, और SC कम्युनिटी का स्कोर जो था वो 96 था. Now the survey assessed 242 distinct districts across Telangana. Of this 135 caste, a staggering 67% recorded a CBI score higher than state average. Composite backwardness index का स्कोर सबसे हाई था, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है हमारे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए? तो ये सारे आर्टिकल्स हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए. गो थ्रू दिस वंस.
वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बट अगर आप दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिजर्वेशन स्ट्रक्चर क्या है, शेड्यूल कास्ट का 15% है, शेड्यूल ट्राइब का 7.5% है, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस का 27% है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% है। ठीक है, टोटल रिजर्वेशन 59.5% है, एक्सीड्स द मेंडल कैप ऑफ 50%। की कमिटीज कौन कौन सी है, काका केलकर कमीशन है, मंडल कमीशन है, सचार कमेटी है, रागनाथ मिश्रा कमीशन है। ठीक है, यू शुड नो दीज ऑल कमिटीज। देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई और सीबीआई क्या होता है, सीबीआई तेलंगाना में अभी हमने पढ़ा है, कम्युनिटी बैकवर्डनेस इंडेक्स है वो, और एमपीआई जो होता है वो नीति आयोग का होता है, जहां पे 12 इंडिकेटर्स के थ्रू क्या बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स को जज किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल एमपीआई यूएनडीपी और ओपीएचआई का मेजर है, 10 इंडिकेटर्स वो यूज करते हैं। सेबी और नाबार्ड का एंगल क्या है, जैसे कास्ट बेस्ड डेटा होता है दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर लेंडिंग मनी टू पीपल, हम किसको मनी दे रहे हैं तो कास्ट बेस्ड डेटा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है कि एसटी फार्मर्स को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाए, कैप रखा जाए उनके लिए कि इतना मनी उनको लेंड करा ही जाएगा, ऐसा टाइप का। देन डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम्स होती है, लोन्स एट 4% टू एसटी एंड एसटी फार्मर्स दिया जाता है, एंड नाबार्ड एसएचजी बैंक लिंकेज जो होता है प्रीडोमिनेटली बेनिफिट्स एससी एसटी एंड ओबीसी वुमेन। Now, UGC promotion of equity in higher education institution regulation 2026 was stayed by the Supreme Court. An article notes the equity gaps in Indian HEIs are more pronounced in which area? Now, the answer is employment, especially at higher levels. News context क्या है इसका कि जो यूजीसी एनुअल रिपोर्ट है वो रिवील करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट रिजर्वेशन जो एससी का 15% अभी हमने पढ़ा, ये पूरा पढ़ा, द शेयर ऑफ दीज सोशल ग्रुप अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जॉब इज वेरी लोअर। ठीक है, दे हैव वेरी लोअर टीचिंग जॉब्स, द गैप इज लार्जर एट हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन एट लोअर लेवल्स। ठीक है, so unlike in employment, representation in admissions at all levels for all social group is more or less close to the reservation mandated by the constitution. Now UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है वो 1956 में आया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, न्यू दिल्ली में है, ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज, ग्रांट्स रिइंबर्स करती है, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करती है और एडवाइजेस गवर्नमेंट्स ऑन हायर एजुकेशन। ना हायर एजुकेशन इंडिया का की स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, यू हैव टू गो थ्रू दिस इन डिटेल स्टैटिक पोर्शन में अपने, यू हैव टू गो थ्रू एनईपी वेरी इन वेरी मच डिटेल क्योंकि ये 2020 में ही आया, तो दिस इज वेरी मच न्यू फॉर अस। देन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स क्या होते हैं, ये दिया है, एंड रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन इन एजुकेशन क्या है, ये दिया है। गो थ्रू दिस, इट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूज बट you just have to read it. Now the NHRC issued notices over private school prescribing books from private publishers instead of NCERT SCERT. What provision of Right to Education Act is cited is being violated? Section 29 Curriculum and Evaluation Procedure. तो प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं कि प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स, पैसा कमाने के लिए प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स रिकमेंड करते हैं, जबकि उनको एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही रिकमेंड करनी चाहिए। तो इसके ऊपर न्यूज है। तो इसके अंदर ये है कि सेक्शन 29 ऑफ आरटी जो है वो ये बोलता है कि एनी डायरेक्शन जो जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए हैं अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे, एससीईआरटी और एनसीईआरटी यूज नहीं कर रहे तो उसका वायलेशन कर रहे हैं सेक्शन 29 का। दिस इज द न्यूज। राइट टू एजुकेशन एक्ट का कंप्लीट फ्रेमवर्क है, आर्टिकल 21A के अंदर आता है, इंसर्टेड बाय 86th अमेंडमेंट 2002 which says the right to free and compulsory education for children aged to 6 to 14 years. ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में 25% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है, नो फिजिकल पनिशमेंट है, मिनिमम नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इन अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ड्यूटीज ऑफ टीचर्स सेक्शन 24 में लिखी है, फिलिंग टीचर वैकेंसी सेक्शन 26 में लिखा है, नो प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर सेक्शन 28 में लिखा है। नाउ सेक्शन 29 के अंदर के हिसाब से शुड कंफर्म टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इसके हिसाब से दे हैव वायलेटेड द सेक्शन एंड नाउ दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स।
Now, this is not such important thing, but NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो 1993 में स्टैब्लिश हुआ था. इसके चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं. इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ एचआर वायलेशन, रिव्यू एचआर सेफगार्ड्स एंड स्प्रेड एचआर लिटरेसी. ओके, दिस इज द वर्क ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. एनसीईआरटी क्या होता है हम सबको पता है. देन बैंकिंग रेगुलेटरी एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कॉल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग विद बैंक्स हेड विद फॉलोइंग ग्लोबल कंसर्न्स ओवर व्हिच एआई मॉडल बाय एंथ्रोपिक reported to have identified vulnerabilities in major operating systems. तो इसका आंसर है क्लॉड माइथोस. क्लॉड माइथोस की वजह से निर्मला सीतारमन ने अभी अभी एक मीटिंग की है. ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जो रिस्क रिलेटेड टू एआई है फॉलोइंग ग्लोबल कंसर्न्स, उसको उसके ऊपर मीटिंग हुई है. एंड मीटिंग अज्यूम्स की significance in view of development of Claude Mythos AI by Anthropic, claiming that it has found vulnerabilities in many major operating systems. Now स्टैटिक क्या है कि हमारा एआई और साइबर सिक्योरिटी इंडियन बैंकिंग में कैसा है. ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स 2016 में आया था. बेसलाइन साइबर सिक्योरिटी मेजर देता है. आईटी एग्जामिनेशन एक्ट 2012 में आया था. आईटी रिस्क असेसमेंट देता है. डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म 2018 में आए थे. पेमेंट डेटा स्टोर्ड इन इंडिया का वो नॉर्म्स है. डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स 2021 में आते हैं. सिक्योरिटी फॉर डिजिटल पेमेंट देता है. आईटी रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन 2023 में आए थे. अपडेटेड कंप्रिहेंसिव गाइडलाइंस है. ठीक है, ये की साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हमारे एग्जाम के बेसिस पे क्या है. जीरो डे वल्नरेबिलिटी, डीडोएस एक्ट अटैक, फिशिंग, ransomware, social engineering और penetration testing. Go through this definitions once. रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है. आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीआई है, सर्ट इन है, एनसीआईआईपीसी है, एनपीएस एनपीसीआई है. ठीक है, नाउ एआई इन बैंकिंग अपॉर्चुनिटी क्या है और रिस्क क्या है. क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो सकता है, फ्रॉड डिटेक्शन हो सकता है, कस्टमर सर्विस अच्छी हो सकती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस हो सकता है, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स आ सकते हैं. बट रिस्क क्या है कि एल्गोरिथम बायस हो सकता है और डेटा प्राइवेसी ब्रीच हो सकता है. मॉडल ओपेसिटी का और एक्सप्लेनेबिलिटी का रिस्क हो सकता है. सिस्टम एआई फेलियर हो सकता है. साइबर सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी हो सकती है. ठीक है, now the WHO pandemic agreement WPA adopted in May 2025 lacks which critical annex, creating a north-south divide in the global health equity. इसका आंसर है PABS, pathogen access and benefit sharing. Now despite the proven human cost of the inequity, the historic WHO जो WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट है जो मई 2025 में अडॉप्ट किया गया था, इट स्टिल लैक्स दिस PABS एनेक्स. ठीक है, अब PABS क्या करता है. इट सीक्स टू लीगली लिंक सैंपल शेयरिंग टू गारंटेड बेनिफिट्स, making it mandatory for pharmaceutical manufacturers to provide 20% of real-time VTT production to the WHO during declared pandemics, at least half of it for free and the remaining at reasonable price. WHO कब बना था. 1948 में, जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं अप्रैल 7 में. जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है. 194 मेंबर स्टेट्स हैं इसके एंड इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर. ना कोविड के टाइम पे कोवैक्स जब बना था तो उसका डिस्क्रिप्शन ये है. एंड डिलीवर्ड 1/5 ऑफ प्रॉमिस डोजेस बाय मिड 2021. सीटैप बना था, एक्सेस पूल था, वो नो आईपी शेयरिंग की वजह से ब्लैंक हो गया था. एंड एक्ट ए था, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर कोऑर्डिनेटिंग फ्रेमवर्क था ये. ठीक है, ना पीएबीएस क्या है, गो थ्रू दिस. एंड नॉर्थ और साउथ डिवाइड क्यों है पीएबीएस में. ठीक है, ये बताया जा रहा है इसमें. गो थ्रू दिस वंस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज the fourth Indian African Forum Summit IAFS-IV is scheduled for May 28, 31, 2026 with the theme Enduring Partnership, Shared Vision. How many diplomatic mission has India opened in Africa, taking the total to 46? Answer is 17 new missions. Now, Mr. Jaishankar highlighted that India's long-term commitment, noting that the opening of 17 new diplomatic missions in Africa has taken the total to 46. Now, every region in India's diplomatic footprint is now visible in every region of the continent. He also referred to the 3 million strong Indian diaspora in Africa as a living bridge connecting the two regions.
अब इंडियन अफ्रीकन जो वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसका क्या आउटकम और लोकेशन है वो देखने का है। ट्रेड फोर्थ लार्जिंग ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा अफ्रीका। $100 बिलियन का ट्रेड होता है हमारा। इंडिया से क्या एक्सपोर्ट जाता है, फार्मास्यूटिकल जाता है, व्हीकल जाता है, मशीनरी जाता है इंडिया, और हम इंपोर्ट क्या करते हैं, गोल्ड, क्रूड ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हो गया। एंड देन 4-5 क्वेश्चंस और हैं, गो थ्रू देम अलोन विथ उसके एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, और इसका पीडीएफ जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।